जम्मू कश्मीर जिले के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की ओर से कर्मियों ने सोमवार सुबह सुबह 5:30 बजे ड्रोन जैसे कोई चीज उड़ती हुई देखी है। अरनिया सेक्टर में इस ड्रोन जैसी चीज के साथ लाल और पीली रोशनी भी दिखाई दी और इसके बाद सैनिकों ने करीब 25 राउंड गोलीबारी की। बताया गया कि इस गोलीबारी के बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर चला गया। जानकारी के अनुसार सुबह 5:30 बजे जवानों ने अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आसमान में जलती बुझती लाल और पीली रोशनी देखी और इस पर जब जवानों ने उस उड़ती वस्तु पर गोलियां चलाई तो उसके बाद वो पाकिस्तान की ओर चली गई। अब पुलिस और बीएसएफ की मदद से इलाके में छानबीन भी की जा रही है। बता दें कि सीमा पर भारतीय जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। इसके कारण पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में अब वो ड्रोन का सहारा लेता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन भेजे जाने की कई घटनाएं देखने को मिली है। कुछ घटनाओं में पुलवामा और जम्मू में जवानों पर हमले की कोशिश भी की गई है। 27 जून को जम्मू हवाई अड्डे के वायुसेना बेस पर ड्रोन के जरिए 2 हल्के धमाके भी किए गए थे और इसके बाद वायुसेना के जो सैनिक है वो भी घायल हुए थे और अब इसके बाद कई बार अलग अलग तरह से अलग अलग इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि जवान अब ड्रोन को लेकर काफी सतर्क हैं और किसी भी अनहोनी घटना से बचने के लिए वो लगातार सक्रिय हैं और अपने प्रयास लगातार जारी किए हुए हैं और इसी कड़ी में आज भी सर्च ऑपरेशन सेना ने शुरू कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि बहुत समय से कई बार जम्मू में ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल के कर्मियों ने अब आज सुबह 5:30 बजे ड्रोन देखा। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार ड्रोन की गतिविधियां देखी जा रही हैं, इसी पर ताजा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी काव्या नोटियाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। काव्या, फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये जो गतिविधियां देखी जा रही है ड्रोन की, ये वाकई कहा जा सकता है कि कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान या फिर हमारे और दुश्मन हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की नीयत क्या है ये सबको बहुत बखूबी पता है। उसकी बोली में, उसकी करनी कतरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमेशा से देखा गया है। बात रही ड्रोन की, तो 25 से 30 बार अभी तक ड्रोन जो है सीमा के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर चुका है। इसमें से कुछ प्रयास जो है वो सफल भी रहे थे, जिसमें से बहुत दूरी पर 20 किलोमीटर की तकरीबन दूरी पर पकड़ पाए थे कि ड्रोन में कुछ सामान था और वो बहुत कम मात्रा में था, इसलिए वो 20 किलोमीटर अंदर आने तक सफल भी हुआ। लेकिन एक और अहम बात आप समझिए, ये ड्रोन के माध्यम से सामानों को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। हालिया जो आपने आईडी के तौर पर देखा, आरडीएक्स के 5 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया था, जिसमें पता चला कि उस ड्रोन की ये ताकत थी कि वो 10 किलो आरडीएक्स को कैरी कर सकता था। और अभी भी लगातार चीन और तुर्की जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं ड्रोन को लेकर के, और पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर किया है कि अभी 30 से 50 किलो तक की क्षमता वाले ड्रोन हम आपसे लेंगे, ताकि हम अपने जो साथी हैं, आतंकी साथी हैं जिनकी मदद से हम आतंक मचाते हैं, उन तक हथियार मुहैया करा सके, उन तक जो ड्रग्स हैं वो मुहैया करा सके, उनको सामान मुहैया करा सके, क्योंकि 40 लाख के तकरीबन जो है धनराशि भी बरामद की गई थी। और दूसरी बात आप समझिए कि 15 के तकरीबन AK-47 राइफल्स मिली, अमेरिकन राइफल्स मिली, आईडी मिली, खोखे बरामद किए गए, पिस्टल्स बरामद हुई। ये सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करती हैं कि ड्रोन का जो सहारा लिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो सीधी तौर पर आतंक मचाने के लिए है और वो प्रयास कर रहा है कि जितने आधुनिक ड्रोन हमें मिल सके उससे हम ज़्यादा आतंक मचाएं, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय को कहीं ना कहीं जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ही क्लियर किया था कि अगर ड्रोन का प्रयास ज़्यादा हुआ तो ये हमारे लिए एक संकट का विषय बन जाएगा, क्योंकि ड्रोन की क्षमता अलग अलग है। जो सेना है और सरकार है वो लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर प्रयासरत थी कि उसको लगाया जाए, वो काम अभी कहां तक पहुंचा है? क्योंकि इस तरीके से लगातार अगर ड्रोन की गतिविधियां जारी रही तो हम कहीं ना कहीं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस सकते हैं। अगर पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से ही हमको घेर सकता है, चाहे देखिए आपने जिस तरह से जिक्र किया चीन और तुर्की दोनों उसके साथ है, और अगर अब हम ताजा हालात को देखें तो तालिबान में भी आतंकी संगठनों ने अपने चेक पोस्ट लगाए हैं। हमने अभी भी इस बात का जिक्र भी किया था, थोड़ी दिन पहले इस बात पर हमने बात भी की थी। अब जिस तरीके से ये ताजा हालात हैं, कहीं ना कहीं तीनों ये जो लोग हैं, ये तीनों देश हैं, ये मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं और अब जिस तरीके से लगातार हम सक्रिय हैं तो ये घुस तो नहीं सकते हैं और इनका ताजा जो भी काम होगा वो ड्रोन के जरिए ही होगा। तो एंटी ड्रोन सिस्टम फिलहाल क्या है हमारे पास?
मुस्कान, इस पे लगातार काम चल रहा है। एक और चीज समझिए, आपने तुर्की और चीन का नाम लिया, लेकिन आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, वहां को, उनके बारे में चर्चा करना आप भूल गए। क्योंकि इस समय जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि वहां पर तकरीबन 28 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनमें लोगों को सिखाया जा रहा है कि ड्रोन चलाए कैसे जाते हैं, ड्रोन में सामान कैसे कैरी करवाया जाता है, कैसे किस समय पर उसको प्रवेश जो है दूसरी देश की सीमा के अंदर देना है, ताकि वो पकड़ा ना जा सके, उसके पास जो सामान है उसे बरामद ना किया जा सके और वो अपने अंजाम तक पहुंच जाए। बिल्कुल, एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम जारी है, ये आपने जानकारी दी। इसी के साथ काव्या, देखिए सबसे अहम बात फिलहाल ये है कि सिर्फ जम्मू ही नहीं, हाल ही में हमने देखा कि अमृतसर में भी बॉर्डर की तरफ से किस तरीके से वहां पर हमला करने की कोशिश की गई थी, हथियार जो है वो वहां पर बरामद करने की कोशिश की गई थी वहां पर आतंकियों को। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू ही नहीं, हमारा जो राजस्थान का जो इलाका है कुछ वो भी है, या फिर गुजरात की बात करें, और अब जिस तरीके से पंजाब के अमृतसर में भी ये आईईडी मिला था हमें बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसको देखते हुए पूरे भारत में आतंकी कहीं भी अपनी ये जो नाकाम कोशिश है उसको अंजाम दे सकते हैं। हालांकि कोशिशें नाकाम है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पहली बार जो ड्रोन से हमला किया गया था, आईईडी गिराए गए थे वायु एयरबेस पर जम्मू में, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसको अगर देखें तो बहुत गहरा हमला उन्होंने भारत पर किया था। बिल्कुल। मुस्कान, एक चीज समझिए कि पाकिस्तान की नीयत को, मैं बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान की नीयत को सब बहुत बखूबी जानते हैं, और अगर आपके देश का कोई भी बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है तो इसका मतलब है कि उस बॉर्डर के पास का इलाका खतरे में है, क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं है। आप उसे चाहे कितने समझौते कर लीजिए, फरवरी में भी भारत और पाकिस्तान की भी समझौता हुआ था, क्या हुआ उसका परिणाम? उसी महीने के अंदर ड्रोन ने प्रवेश किया था और 5 किलो आईडी हमें बरामद हुआ था उस ड्रोन के माध्यम से। ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके देश की सीमा पाकिस्तान से लगती है तो आपको अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और सशक्त मजबूत करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आतंकवाद फैलाने के लिए जिस तरीके से अब आधुनिकता का दौर बढ़ता जा रहा है, आप देखिए जिस तरीके से पहले केवल बम गोला बारूद यहाँ तक सीमित था, इसमें AK-47 आए, फिर अमेरिका की राइफल्स निकल कर आई, उसके बाद टैंक्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, और जिस तरीके से अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब ड्रोन भी एक बड़ा वेपन के तौर पर ये इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय को और सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क होने की जरूरत बहुत ज्यादा है काव्या, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ था, सेना पर अटैक हुआ था, वहां पर इतने ज्यादा मात्रा में RDX था, आईईडी वहां पर भी था, उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है कि आखिर वो कहां से आया और किस तरीके से उपलब्ध हुआ। जब उसी की जांच नहीं हो पाई है तो अभी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अगर भारत के अंदर घुसकर पाकिस्तान या फिर हमारा कोई भी दुश्मन इस तरीके से हमला कर रहा है तो ये वाकई वो चेताने की कोशिश कर रहा है कि हम आपके इलाके में घुसकर भी आपको मार सकते हैं। इसके लिए हमें उन्हें कड़ा जवाब देने की भी जरूरत है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए प्रयासों की, देखिए पाकिस्तान के प्रयास सब जानते हैं कि कितने सफल होते हैं, और खासकर हिंदुस्तान के आगे वो कितने सफल होते हैं ये सबने देखा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल इसको बहुत बखूबी देख चुका है। हाँ, बार बार वो जैसे कहते हैं ना कि आपका एक पड़ोसी है और उसको आदत हो कि वो आपसे आकर के किसी न किसी बात पे लड़े, तो वो पाकिस्तान है। और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कह सकते थे कि अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आपका जीवन बहुत सुखमय बीतने वाला है, लेकिन भारत के भाग्य में पड़ोसी बहुत खराब मिले हैं, चीन और पाकिस्तान, और दोनों ही नहीं चाहते हैं कि भारत जो है सुकून से जिए, शांति से अपने विकास की तरफ ध्यान दे। ये बीच में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम परेशान हो जाए। जैसे आपने पुलवामा हमले की बात करी, यकीनन पुलवामा हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जो आक्रोश हिंदुस्तान के अंदर आया था, तो आपने देखा उसके बाद बॉर्डर पर किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई, तुरंत जवाब दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान डरा था, सहमा था, कुछ समय तक उसने अपनी चीजों को रोका, इवन सफेद झंडा दिखा करके अपनी जो जवान थे उनकी लाशों को लेकर के गए थे। ये स्थिति पाकिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान की आदत पिंच करने की है, उसकी गोरिल्ला वॉर की आदत है कि वो आएगा, केवल भपकिया देगा और चला जाएगा, बिल्कुल लड़ नहीं सकता। ये बात होगा कि अगर भारत हमारे देश में भारत में घुसकर अगर हमारा दुश्मन इस तरीके से आतंक फैलाता है तो वाकई हमें सतर्क होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया काव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू जिले में अरनिया सेक्टर में लगातार आज भी ड्रोन देखा गया है, सुबह 5:30 बजे ड्रोन देखा गया, और पहले भी लगातार ड्रोन की गतिविधियां दिखी जा रही हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, ये तब से शुरू हुआ जब से जम्मू एयरबेस पर हमला हुआ था, और उसके बाद से लगातार आतंकी जो संगठन है वो ड्रोन से लगातार
कोई ना कोई संकेत देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस पर हम तमाम बार बात भी करते हैं, लेकिन ये जो गतिविधियां हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी हुई है कि एक ही दिन में आपको 3 से 4 बार हमें ड्रोन देखने को मिले हैं। हालांकि हमारी सेना सतर्क है और फायरिंग के बाद ये जो ड्रोन है ये वापस चले जाते हैं। आज सुबह भी यही हुआ, जब 5:30 बजे ड्रोन देखा तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के कर्मियों ने पूरे तरीके से इस ड्रोन पर फायरिंग की। करीब 25 राउंड गोलीबारी की गई, जिसके बाद ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। चलिए, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अनिल गौड़ साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है गौड़ साहब आपका। विपिन शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ चुके हैं। विपिन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौड़ साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। लगातार आतंकी संगठन अब इस फिराक में है कि कोई ना कोई चेतावनी भारत को देते रहे, और इसी वजह से लगातार आतंकी गतिविधियां होती जा रही हैं। हमने देखा अब ड्रोन की जो गतिविधि है वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है, काफी लंबे समय से चली हुई है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इसे देखते हैं? मुस्कान जी, ऐसी बात है कि आप अगर एक्सपेक्ट करें कि दुश्मन को कि वो अपनी गतिविधियां रोक दे, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी भूल और कोई नहीं होगी। और हम वो जो गतिविधियां कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लें, तो मैं कहूँगा इससे भी बड़ी भूल नहीं होगी। अभी तक आप देखिए, जब से ये ड्रोन का सिलसिला अभी से नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से चल रहा है। और पहले गुजरात में था, उसके बाद राजस्थान हुआ, राजस्थान के बाद में ये पंजाब में, और पंजाब के बाद में अब आया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर में भी उस टाइम ये ज्यादा, जब लोगों को मैं कहूँगा सुर्खियों में ज्यादा आया कि जब इन्होंने टेक्निकल एरिया के ऊपर अपना वो जो ड्रोन के साथ हमला किया। उससे पहले जो है, मैं कहूँगा सारे के सारे हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो इंटेलिजेंस और साथ में हमारे, मैं कहूँगा जो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक के अंदर जो बैठे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, वो सारे अभी तक सोए हुए थे। वो सिर्फ ये, जब ये जून का जो टेक्निकल एरिया पे जब अटैक हुआ, उसके बाद इमीडिएटली हमारे को ये पता लगता है कि एक बयान आता है हमारे होम मिनिस्टर साहब का भी और दूसरों का भी कि जी डीआरडीओ ने कुछ विकसित किया हुआ है, जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे और जो 26 जनवरी के ऊपर उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किया था जी, राजपथ वगैरह। अरे भाई, अगर आपने ये किया था, अगर आपका ये ऑलरेडी आपके पास है, डीआरडीओ ने विकसित किया हुआ है, तो क्या रोकता है आपको इसको बाकी जगह देने में? आपकी प्रोडक्शन लाइन ठीक नहीं है, आपके अंदर टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते इसके अंदर? मुश्किल सबसे बड़ी ये बन गई है, मैं आपको साफ कह दूं कि हमारा एक तो डीआरडीओ जो है, एक वो व्हाइट एलिफेंट बन के खड़ा हुआ है वहां पे। जब भी कोई चीज ऐसी होती है, वो सीधा कहता है जी हमने विकसित किया हुआ है जी, हम दे देंगे आपको। फिर उसके अंदर वो डिले जितने होता है वो देना होता है। अगर 2 महीने छोड़ के 2 साल लग जाते हैं, वो चीज नहीं मिलती। तो उससे होता क्या कि बाकी से आप ऑफ द शेल्फ की परचेज नहीं कर सकते, और आप अपनी जो जरूरतें होती हैं हमारे आर्म फोर्सेस की, वो पूरी नहीं कर सकते, और देश की सुरक्षा के अंदर ये पूरी की पूरी एक प्रॉब्लम आ जाती है। और ये इसीलिए अब ये हमारा तो यही बार बार कहना होता है कि भाई डीआरडीओ एक व्हाइट एलिफेंट बना हुआ है, उसको पूरा रिवैम्प कर रही है। जब तक वो रिवैम्प नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। अभी भी आप देखिए, जितने ये हॉविट्जर्स हैं और बाकी जो सामान है, वो प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है, वो डीआरडीओ में नहीं बन रहा, ना टेक्नोलॉजी डीआरडीओ से आई है। तो ये जो चीज है, ये एक बहुत हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है। और जो ड्रोन का जो हमारा सिलसिला है, अब देखिए नारकोटिक्स, आर्म्स एम्युनिशन और साथ में आरडीएक्स वगैरह, ये सारा का सारा आ रहा है। और अभी आप देखिए, ये पिछले महीने में ही, जो जुलाई के महीने में, एक 5 किलो आईडी लेके एक ड्रोन आ रहा था, जो अखनूर का पुल है, और उस पुल के पास उससे पहले 5 किलोमीटर दूर उसको मार गिराया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए। तो ये क्या दर्शाता है कि देखिए, दुश्मन ने अपनी जो चाल है उसके अंदर कोई कमी नहीं लानी। प्रॉब्लम हमारी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें उसका जी गौड़ साहब, मैं लौटूंगी आपके पास।
जी, जी, मैं लौटूँगी आपके पास। विपिन जी, आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जिस तरीके से गौड़ साहब ने बताया तमाम बातें, किस तरीके से अगर हम दुश्मन को हल्के में लेंगे, तो वो हमें ही उतना ज़्यादा हल्के में लेगा। अब सबसे ज़्यादा बात ये है कि हमने पहले भी इस बारे में बात की, एंटी ड्रोन सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। आखिर कब तक वो उपलब्ध हो जाएगा? सरकार का इसमें क्या रुख हो सकता है? क्योंकि देखिए, लगातार अगर इस तरीके की गतिविधियाँ चलती रही, तो हम कहीं न कहीं बुरी सिचुएशन में भी फँस सकते हैं। हमें अभी खुद को सुरक्षित करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लाना अनिवार्य है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है मुस्कान जी कि यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लाने की इसको सबसे पहले सरकार को तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही होती है और वो देश हित में नहीं होगा यहाँ पर। और आप उसके बाद देखें कि स्मैश 2001 जो सिस्टम्स हैं, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, जो रेट्रोफिट करा जा सकता है AK-47 राइफल पे और बाकी और कोई राइफल्स पर, जो रात में भी और दिन में भी कोई भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ये लो फ्लाइंग जो कम ऊंचाई में जो ड्रोन फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, उनको वो रडार में कैच नहीं होते। तो यहाँ पर आप जब तक एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं उपलब्ध कराएंगे फौज को, सुरक्षा एजेंसियों को, तो वहां पर काम नहीं बनने वाला। और सबसे बड़ी बात है, एक नई ड्रोन नीति की लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे हर एक मन से कहा जाता है कि एक हिंदुस्तान को अपनी कूटनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हमारे जो दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, दुश्मन नंबर 1 चीन और दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान, ये लोग बाज नहीं आने वाले। इन पे आप कभी भरोसा नहीं जता सकते। लेकिन साथ में सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि हम लोग क्लोज डोर पॉलिसी नहीं कर सकते। वार्ता के दरवाजे हमेशा, संवाद के दरवाजे हमेशा खोल के रखने पड़ेंगे। चाहे भले ही दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, षड्यंत्र रचाता हो, तो आपको हमेशा, और चीनियों के साथ भी आप देखें, इनके कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पे जो हमारी 10 दौर की वार्ता हुई है, तो वो चलती रहनी चाहिए, वो प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि समय आ गया है कि हम लोगों को नई ड्रोन नीति भी लानी पड़ेगी और साथ में बड़ी जरूरी बात कि कूटनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। क्योंकि जो दुश्मन है, दुश्मन को दुश्मन की आवाज में, दुश्मन की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। जैसे हमने चीन के ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को दूतावास खोलना चाहिए दिल्ली में, राजधानी में, तिब्बत का, ताइवान का, जिनजियांग का, हांगकांग का। एक ऐसा संदेश मिलेगा चीन को कि वो समझ जाएंगे कि ये वाकई में नया हिंदुस्तान है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बार बार नया हिंदुस्तान बोलते हैं, और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस बार भी, अगर आप देखें 15 अगस्त का जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था, उसमें उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा जो चुनौतियां हमारे सामने है, देश के सामने है, वो आतंकवाद और विस्तारवाद। तो आतंकवाद से तो देखिए सीधा इशारा कर दिया पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो बात कभी आता ही नहीं है, और वहां पर कैसे घुसपैठी घुस जाते थे। अब क्योंकि वहां पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी मुस्तैद हैं, तो इन्होंने ड्रोन का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो यहाँ पर अब समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये दुश्मन की चाल को भी समझना पड़ेगा समय रहते। और साथ में प्रधानमंत्री की बात मैं करना चाहूंगा, जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन करा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि विस्तारवाद की जो मंशा रखते हैं, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो सीधा इशारा पाकिस्तान, चीन की तरफ था, क्योंकि चीन LAC पे जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना काल में, आप देखिए, पहले दुनिया को संक्रमित कर दिया कोरोना के वायरस से, उसके बाद वहां पर भी बाज नहीं आया, वहां पर अतिक्रमण शुरू कर दिया LAC पर। वो अलग बात है कि ये नई हिंदुस्तान की 2020-21 की सेना मुंह तोड़ जवाब दे दिया इन चीनियों को, पीछे खदेड़ दिया इनको, दांत खट्टे कर दिए चीनियों के, और उनको भली भांति समझ आ गया कि अब हिंदुस्तान को अब हल्के में नहीं ले सकते। साथ में क्वाड जो अभियान चल रहा है कि हिंदुस्तान के साथ शक्तिशाली देश खड़े हैं, तो वो अपने आप में बिल्कुल एक अच्छा संदेश जाता है चीनियों को और पाकिस्तानियों को कि अब। और उसके पहले आपने देखा बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक हुई, तो यहाँ पर दुश्मन जिस भाषा में बात करेगा या जो भाषा वो समझते हैं, उनको उन्हीं भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, एक अटैकिंग फील्ड होती है, एक डिफेंसिव फील्ड होती है। तो यहाँ पर आप इन दुश्मनों के साथ आप समझिए डिफेंसिव अप्रोच रखेंगे, उससे काम नहीं बनने वाला। ये लोग तो, इनके जो नापाक मंसूबे, ये तो इनको और हौसला अफजाई होगी। यहाँ पर इनको ये समझना है कि जो इनके साथ आतंकवादी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके बलबूते ये काम कराते हैं अपने, आपने पहले भी देखा कि जब काउंटरफेट करेंसी। समझने की बात ये भी है, मैं आपकी बातों से बहुत सहमति जताती हूँ। इसी के साथ अनिल जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, हमारे इस समय उन्होंने बताए
कि दो इस समय बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। लेकिन अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है, जिस तरीके से तालिबान में फिलहाल हालात जो तालिबान ने बना दिया अफगानिस्तान में, अब तालिबान के हमने देखा वहाँ पर अफगानिस्तान में चेक पोस्ट आतंकी संगठनों के, लश्कर ए तैयबा और ऐसे ही पाकिस्तानी कई आतंकी संगठनों के चेक पोस्ट देखे गए हैं। अब इस तरीके से ये तीनों ही देश मिलकर हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर आतंकी संगठन मजबूत हुआ तो सीधे जम्मू की, अगर पड़ोसी राज्य के तौर पर देखें तो सीधे जम्मू से उनकी सीमा लगती है और वहां पर सीधे तौर पर हमें आतंकी गतिविधियां और ज्यादा देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं ये तीनों ही देश अब मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। आप इस बात बारे में कितनी सहमति जताते हैं? आप सिर्फ चेक पोस्ट की बात कर रहे हैं, पर आप देखिए काबुल के अंदर उन्होंने हकानी नेटवर्क को पूरा का पूरा जिम्मा दे दिया सिक्योरिटी का। और हकानी नेटवर्क एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने उसको प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट में रखा हुआ है। तो आप देखिए खतरा कितना बढ़ गया है। एक रिजीम, अब क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर दिया है, तो एक रिजीम जो है इस्लामिक स्टेट वाला, उसने हकानी नेटवर्क जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको पूरा काबुल का जिम्मा दे दिया सिक्योरिटी का। बाकी चेक पोस्ट वगैरह तो जैसे आप कह रहे हैं वो है ही एलईटी और उसके पास। अब सबसे देखिए इस पूरे खेल के अंदर आपको समझने की बात यह है कि इसमें चीन जो है सबसे बड़ा जो कलाकार मैं कहूँगा, या जो कहते हैं नहीं ये डोर खींचने वाला, वो चीन है और उसके साथ में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तालिबान, क्योंकि तालिबान की माँ जो है आईएसआई है, क्रिएशन पाकिस्तान आईएसआई ने की थी तालिबान की, तो इसलिए तालिबान के ऊपर अभी आप देखिए उनके फॉरेन मिनिस्टर भी वहां गए हुए हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, और वो सबको सारे मुल्कों को कह रहे हैं कि जनाब इनको आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, ये बड़े अच्छे लोग हैं। जो कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं वो तो उनके अपने लोगों से पूछना जो वहां से भाग रहे हैं। तो अब खतरा जो हिंदुस्तान के लिए है वो बढ़ गया है, क्योंकि देखिए जितने इन्होंने पाकिस्तान ने अपने 10,000 के करीब जो इन्होंने अपने ये मिलिटेंट जो भेजे थे तालिबान को असिस्ट करने के लिए, अब वो सारे के सारे फ्री हो गए हैं। अब उन्होंने जाना कहाँ है? उन्होंने आना फिर ही है। और आपको पता है देखिए कश्मीर जो हिंदुस्तान जो है, जो पाकिस्तान का एनिमी नंबर 1 है और चीन का भी एनिमी नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और जो दूसरा है वो माओ तो संघ ने पहले ही कहा था, जब इनके माओ थे, जब वो उनके प्रीमियर, उन्होंने पहले ही कहा था कि देखिए लद्दाख जो तिब्बत है, तिब्बत इज द पाम ऑफ द हैंड एंड द फिंगर, 5 फिंगर्स आर देयर। 5 फिंगर कौन सी थी? लद्दाख था, आपका ये नेपाल था, सिक्किम, भूटान और आपका अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार। तो ये चीज उनके ऑलरेडी जहन में है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम हिस्ट्री को भूल जाते हैं अपनी, और हम फिर वही बात करते हैं नहीं जी बातचीत जरूर करनी चाहिए। आपने किससे बातचीत करनी है मेरे को बताइए? वो रिजीम पाकिस्तान का जिसने 70 साल से हमारे ऊपर कहर जोड़ा हुआ है। 6,000 के करीब अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी के लोग वहां मारे गए हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? फिर आप कहते हैं जी उससे बातचीत करनी चाहिए। हमें उससे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर वो जो देश है अगर अपने आप को नहीं संभाल सकता, और वो नहीं संभालने वाला, क्योंकि अब तालिबानी जब वहां पे एक बार जब शरिया कानून लग जाएगा अफगानिस्तान में, आप देखिए अब यहाँ पे तहरीके तालिबान जो ऑलरेडी वहां पे कहर मचा रही है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी डिमांड खड़ी कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून लगना चाहिए। तो ये जो देश है ये दोबारा एक मैं कहूँगा डार्क एजेस में जा रहा है। इसके साथ आप कोई बातचीत नहीं करते, सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट कैसे करना है आपने कि देखिए जिस हिसाब से ये चमन पोस्ट है, सबको पता है वहां से ड्रोन उड़ाते हैं, आप चमन पोस्ट के ऊपर अटैक उसको उड़ा दीजिए। आप इनके मिलिटेंट कैंप है उसको उड़ा दीजिए, चाहे मिसाइल करिए चाहे जैसे मर्जी करिए। आपने एक जो है हमने एक की जी वो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एक हमने वो एयर अटैक कर दिया, हम बड़े खुश होकर बैठ गए। ये इससे काम नहीं चलने वाला। जो आदमी नहीं मानता, आप क्या करते हैं? देखिए अगर आपका घर है, आपके घर के अंदर एक बदमाश घुस रहा होता है, आप क्या करते हैं? उसको पहले उसको समझाते हैं, नहीं समझता, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, नहीं समझता, फिर उसके बाद में उसकी पिटाई करते हैं कि नहीं करते? तभी वो समझता है। और वही हाल हिंदुस्तान का हुआ है पाकिस्तान के साथ। आप देखिए 47 से लेकर आज तक आप यूएन भी चले गए, इधर भी चले गए, उधर भी चले गए, किसी ने कोई आपको मदद नहीं की। उसके अंदर पाकिस्तान वहीं का वहीं और वही कार्रवाई करे जा रहा है। और अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत थी उसको अफगानिस्तान के लिए, इसलिए वो उसकी मदद उसकी सुनता नहीं था। अब
मौका ये है कि हमारी कूटनीति जो है अमेरिका के साथ ये होनी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है अमेरिका को, क्योंकि अब वहां ना उन्होंने बेसिस चाहिए उनको, ना उनको वहां से अपना जो एयर बेस है वो चाहिए ड्रोन वगैरह के लिए, वो रशिया भी देने को तैयार है उनको। तो इसीलिए अब जो कूटनीति है वो ये होनी चाहिए कि अमेरिका के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी एक एंटी पाकिस्तान वेव चल रहा है, उसको हम बढ़ावा दें और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका को भी खड़ा करें, ताकि चीन को भी ये पता लग जाए कि अब जो है हिंदुस्तान इतना कूटनीति के साथ इतना बढ़ गया है। आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर है, आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं, इसके अंदर आपको अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बिल्कुल। अगर आप और अभी कार्रवाई नहीं जरूरी करेंगे, भी है गौड़ तो साहब। मेरे देखिए ख्याल जिस से तरीके से आपने बताया कि अमेरिका से हमें वहां पर संवाद स्थापित करना चाहिए, ये बहुत सही डिसीजन होगा भारत सरकार अगर ऐसा कुछ करती है। विपिन साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से गौड़ साहब ने ये सुझाव दिया है, ये वाकई सराहनीय कदम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है इस समय वो पूरे देश को चला रहा है, और अगर वो हमारे साथ आकर खड़ा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो हम कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे जानना ये भी चाहूंगी, देखिए अभी फिलहाल पीओके में जिस तरीके से प्रशिक्षण संस्थान वहां पर चलाए जा रहे हैं, वहां पर सिखाया जा रहा है लोगों को कि ड्रोन आखिर कैसे चलाया जाए, कैसे उसको उपकरण उसके इस्तेमाल किए जाए और कैसे उसमें सामान रखकर भेजा जाए, इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ये क्या भांप सकते हैं हम, इसमें ये भी बताइएगा विपिन जी। देखिए, कूटनीति पे ही बहुत कुछ निर्भर करता है यहाँ पर कि आपके बाकी मुल्कों के साथ कैसे नाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब विपदा की घड़ी आती है और संकट के बादल मंडराते हैं किसी भी देश में, तो वहां पर आपका पड़ोसी कैसे आता है। कोरोना में भी हमने देखा, जो लोग विरोध कर रहे थे कि हम लोग पड़ोसी मुल्कों से क्यों हमने मदद मांगी कोरोना में और क्यों वो मदद देने के लिए आए, वो ये शायद भूल गए कि हिंदुस्तान ने हमेशा, हिंदुस्तान को डोनर कहा जाता है, हिंदुस्तान ने बड़े आपदा के समय में बड़े बड़े मुल्कों की मदद करी है जब उनके मुल्कों पे राष्ट्रीय आपदा आई थी। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि वक्त ये है कि कूटनीति में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है और आपको मुल्कों के साथ, बाकी मुल्कों के साथ अच्छे नाते बनाने पड़ेंगे। अमेरिका के साथ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के आपस में जो जिस गर्मजोशी में मिलते थे, उसके बाद जो बाइडेन के साथ भी इनको हिंदुस्तान को ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि रिपब्लिकन की सरकार है कि डेमोक्रेट्स की सरकार है। यहाँ पर हिंदुस्तान के जो हित में बात होगी वो मद्देनजर रखते हुए उनको अपने नाते रखने चाहिए। और साथ में रूस के साथ, रूस देखिए हिंदुस्तान का पुराना मित्र रहा है और नेपाल ने छोटे भाई की भूमिका में रहा है हमेशा हिंदुस्तान के साथ। वो अलग बात है कि चीन ने प्रलोभन देकर अतिक्रमण करके पूरा नेपाल पे कब्जा कर लिया और स्थिति ऐसी होगी कि वहां का युवा आक्रोशित हो गया, वो भली भांति समझ गया कि चीन का क्या षड्यंत्र है। यहाँ पर समय आ गया है कि जब बड़े बड़े मुल्कों को, जैसे अभी गौर साहब ने भी बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हमारे पास चेयर है, तो हम लोगों को खुल के हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए कि जहां पर हिंदुस्तान का जो हित है उसको आगे लेके आना चाहिए। और ये वक्त जो है सही मायने में चेक्सिट का है, जब बड़े बड़े मुल्क विश्व के अपने व्यापारिक नातों से जो चीन के साथ हैं उनसे बाहर निकलेंगे। इसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि उसका फायदा हिंदुस्तान को होगा और जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं। आप अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, दक्षिण कोरिया की बात करें, ये बड़े बड़े मुल्क हिंदुस्तान के साथ एक नई सुबह का आगाज करना चाहते हैं, नए नाते करना चाहते हैं, उद्योग अपने लगाना चाहते हैं, अपना सेटअप करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। तो इससे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको बड़े बड़े मुल्कों को अपने साथ लाना पड़ेगा, कूटनीति में बदलाव भी लाना पड़ेगा और इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। अभी चीन की बात करूंगा मैं कि चीन ने एक साजिश रची कि WHO पे और इंटरपोल पे अपना बोलबाला जमाने के लिए वहां पर वो अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे दमखम से उतरे हुए हैं। तो यहाँ पर उसकी भी काट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले साल तो आवाजें उठ रही थी कि चीन के खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। कैसे उनके शहर से वुहान से ये वायरस निकला जिसने पूरे विश्व को बीमार कर दिया, लाशों के अंबार लग गए और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे पास चेयर है, दूसरी तरफ WHO में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। तो उसके बाद भी अगर काम ना बने तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर कैसे हम लोग देश को आगे ले जा पाएंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि, जो भी रक्षा के मामले आपको रैंप अप करना पड़ेगा अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे अच्छी एक पहल होने जा रही है जो यूनिफाइड मिलिट्री कमांड की बात चल रही है कि इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीनरी में इसका जो रोल होगा वो अपने आप में एक नई सुबह का आगाज होगा और बहुत मजबूत कर देगा हमारी फौज को। तो यहाँ पर दुश्मन पहले जो सोचता है उससे पहले हमारी सोच जानी चाहिए
तभी हम दुश्मन के जो नापाक मंसूबे हैं उनको विफल करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल, यहाँ पे हमें तैयारी की बहुत ज्यादा जरूरत है विपिन साहब। और गोड साहब देखिए, जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां हो रही है, उसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है डिसीजन लेने की। निर्णय हमें बहुत जल्दी लेना होगा। अगर हम समय से निर्णय लेते हैं तो, हालांकि ये निर्णय तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी एंटी ड्रोन सिस्टम हम उस पर काम कर रहे हैं वो बहुत पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा देरी हम कर रहे हैं। कहीं ये देरी किसी अनहोनी की घटना का कारण न बन जाए, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि डिसीजन हमने बहुत देरी कर दी है लेने में। अभी और ज्यादा जल्दी डिसीजन में करनी चाहिए। समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौड साहब और विपिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सरकार और रक्षा मंत्रालय निर्णय ले रहा है, निर्णय में देरी हो रही है, उसको देखना जरूरी है और निर्णय जल्द से जल्द लेने होंगे, ताकि हम किसी भी आतंकी गतिविधि से बच सकें।